मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, प्रिंसिपल, राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, हनुमानगढ़ से। आज हम सूचकांक इंडेक्स नंबर पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। सूचकांक किस लिए प्रयुक्त होते हैं, इनका सहारा क्यों लिया जाता है। आर्थिक एवं व्यावसायिक समूहों में अनेक कारणों से निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन विभिन्न इकाई के रूप में प्रस्तुत होते हैं, अतः ऐसे परिवर्तनों का अप्रत्यक्ष और सापेक्ष माप ही किया जा सकता है। इसमें आधार वर्ष के अनुरूप, आधार वर्ष को 100 मानकर उसके अनुरूप जो हमारा प्रचलित वर्ष है उसके सूचकांक तैयार किए जाते हैं और प्रतिशतों का माध्य लिया जाता है। ये प्रतिशतों का जो माध्य है यही सांख्यिकी में सूचकांक या निर्देशांक कहलाता है और इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर पाते हैं। सूचकांकों की क्या विशेषताएं हैं जिससे इनका सांख्यिकी में, व्यावसायिक जीवन में उपयोग बढ़ा है। नंबर 1, परिवर्तनों का सापेक्षिक माप। इसमें सूचकांकों द्वारा समूह के तुलनात्मक या सापेक्ष परिवर्तनों का माप किया जाता है। सापेक्षिक माप से हमारा अभिप्राय है कि किसी एक वस्तु के मूल्यों में एक स्थान में या विभिन्न समय अवधियों में कितना परिवर्तन हुआ है, इसका माप किया जाए। नंबर 2, प्रतिशतों का माध्य। सामान्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए प्रचलित वर्ष में सभी वस्तुओं के मूल्य अनुपातों का माध्य निकाल लिया जाता है। जो वस्तुएं हम इसमें लेंगे, हमारे प्रतिदर्श में लेंगे, उन वस्तुओं के माध्य निकालकर और आधार वर्ष के अनुरूप प्रचलित वर्ष में उसकी गणना की जाती है। नंबर 3, तुलना का आधार। सूचकांकों द्वारा अधिकतर समय अथवा स्थान के आधार पर तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम आधार वर्ष सन 2001 को लें, उसको 100 मानकर उसके आधार पर सन 2015 में अगर किसी वस्तु के मूल्य का माप करना चाहें, तुलना करना चाहें, तो इसके लिए सूचकांक उपयोगी होंगे। इसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर भी सूचकांकों की सहायता से किसी वस्तु के मूल्यों के सापेक्षिक परिवर्तनों की तुलना की जा सकती है। नंबर 4, व्यापकता। प्रत्यक्ष या निरपेक्ष अध्ययन में की जा सकने वाली घटनाओं के सापेक्ष माप में भी सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये व्यापक स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर हम उत्पादकता ज्ञात करना चाहें, कार्य क्षमता ज्ञात करना चाहें, मानव घंटों में अगर विभिन्न श्रमिकों की कार्य क्षमता का आकलन करना हो या व्यावसायिक क्रियाओं का आकलन करना हो, तो उसके लिए भी सूचकांक अत्यधिक उपयोगी होते हैं। सूचकांकों के महत्व और उपयोग निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं और इनके महत्व के बारे में जान सकते हैं। नंबर 1, जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सूचकांकों की सहायता से ऐसे जटिल परिवर्तनों का माप संभव हो जाता है जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, जिनका सापेक्ष माप ही संभव होता है, सापेक्ष परिवर्तन ही देखे जा सकते हैं। ये भी सूचकांकों के उपयोग से हम जान सकते हैं। नंबर 2, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। जैसा कि अभी हमने अध्ययन किया कि सूचकांकों द्वारा तथ्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों का माप किया जाता है, जिसके कारण समय और स्थान के आधार पर आर्थिक घटनाओं की तुलना आसानी से की जा सकती है और एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि में संबंधित वस्तु के सूचकांक में कितनी कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ या एक स्थान से दूसरे स्थान में कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी तुलना भी की जा सकती है। नंबर 3, भावी प्रवृत्तियों के संकेतक। भूतकालीन और वर्तमान सूचकांकों के आधार पर भविष्य की आर्थिक प्रवृत्तियों के बारे में भी उपयोगी पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं। भूतकाल के सूचकांकों की सहायता से वर्तमान के सूचकांक हम तैयार करते हैं और उन सूचकांकों से भविष्य की जो ट्रेंड वैल्यूज है, प्रवृत्ति मूल्य है, उनका अनुमान भी लगा सकते हैं। नंबर 4, नीति निर्धारण में सहायक। सूचकांकों का उपयोग सरकार अपनी नीति निर्धारण में, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय में, अर्थशास्त्री अपने विश्लेषण में और सामान्य व्यक्ति अपने पारिवारिक बजट रीति के माध्यम से अपने रूटीन का दैनिक दिनचर्या के अंदर काम में ले सकता है। और सरकारों द्वारा नीति निर्धारण में, योजनाओं का निर्माण करने में और सूचकांकों का प्रयोग हो सकता है। इसी प्रकार नंबर 5, अपस्फीति में उपयोगी। मौद्रिक आय और मौद्रिक मजदूरी का अपस्फीतिकरण सूचकांकों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि में कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है, सामान्य कीमत स्तर में कितनी वृद्धि हुई है, उसके अनुसार ही मौद्रिक आय या मौद्रिक मजदूरी के लिए नीतियां बनाई जा सकती है। इसी प्रकार वास्तविक आय की गणना भी सूचकांकों के द्वारा संभव है और विभिन्न समय अवधियों में 2 या 2 से अधिक स्थानों पर सामान्य कीमत स्तर में
क्या परिवर्तन हुए हैं, इसका अध्ययन भी अपस्फीति के माध्यम से सूचकांकों द्वारा संपन्न होता है। थोक मूल्य सूचकांकों के उपयोग। थोक मूल्य सूचकांकों से सामान्य मूल्य स्तर अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों का माप होता है। थोक मूल्य सूचकांकों से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पहले एक मौद्रिक इकाई में कितनी वस्तुएं और सेवाएं क्रय की जा सकती थी और अब उस एक मौद्रिक इकाई में कितनी वस्तुएं और सेवाएं क्रय की जा सकती है, उसकी परचेजिंग पावर का, उसकी क्रय शक्ति का पता भी सूचकांकों के माध्यम से चलता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की उपयोगिता। इसके अध्ययन से समाज के विभिन्न वर्गों के रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। एक परिवार किन वस्तुओं पर कितना व्यय करता है, ये भारांकन के माध्यम से, पारिवारिक बजट रीति के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। नंबर 8, उत्पादन सूचकांकों के उपयोग। कृषि और उद्योगों के जो उत्पादन सूचकांक है, उत्पादकता की जो श्रेणी है, इसके बारे में भी उसकी विकास की दिशा और गति का आभास सूचकांकों के माध्यम से लगाया जा सकता है। फलस्वरूप सरकार इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रकार की नीतियों का निर्धारण कर सकती है। नंबर 9, व्यावसायिक क्रिया सूचकांक। व्यावसायिक क्रिया सूचकांकों से देश की आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाकर देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय के परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थात सूचकांकों के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति में कितने सूचकांकों की वृद्धि हुई है और कीमतों में कितने सूचकांकों की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप वास्तविक राष्ट्रीय आय और मौद्रिक राष्ट्रीय आय में भेद किया जा सकता है सूचकांकों के माध्यम से। सूचकांकों के अनेक महत्व और उपयोग होने के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी है। नंबर 1, सापेक्ष परिवर्तनों के अनुमान मात्र। सूचकांक केवल सापेक्ष परिवर्तनों के अनुमान मात्र है, ये उतनी वास्तविकता को प्रकट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी निरपेक्ष मूल्य पर आधारित नहीं होते हैं। नंबर 2, प्रतिदर्श के कारण अत्यधिक शुद्धता की कमी। क्योंकि सूचकांक में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना संभव नहीं होता है, तो हम जो प्रतिदर्श लेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें जो वस्तुएं और सेवाएं ली है वो सभी वस्तुओं और सेवाओं का सही प्रतिनिधित्व कर पाए, इसमें संदेह रहता है, अतः ये उतने शुद्ध नहीं होते हैं। नंबर 3, उद्देश्य व रीति का अंतर। सूचकांकों के उद्देश्य और किस प्रकार की रीति का हम प्रयोग कर रहे हैं, सरल समूह रीति का प्रयोग कर रहे हैं या माध्य अनुपात तुलना रीति का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी एक अंतर रहता है। और साथ में सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक है या फुटकर मूल्य सूचकांक है, इसके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। नंबर 4, गुणात्मक परिवर्तनों की उपेक्षा। सूचकांक मात्रात्मक परिवर्तनों को तो सही प्रकट करते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तनों को उतना सही प्रकार से प्रकट नहीं कर पाते हैं। सूचकांक माध्यों पर आधारित है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो माध्य हैं उनकी अपनी सीमाएं हैं, माध्यों की अपनी सीमाएं होने के साथ साथ सूचकांकों को भी वो उसी रूप में उन सीमाओं में बांधते हैं। सूचकांक की रचना करते समय विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, जैसा कि नंबर 1, सूचकांक का उद्देश्य क्या, ये स्पष्ट होना चाहिए। हम कृषि आधारित सूचकांक बनाना चाह रहे हैं, उद्योग आधारित या एक श्रमिक का पारिवारिक जीवन निर्वाह सूचकांक बनाना चाह रहे हैं, ये उद्देश्य स्पष्ट करना। नंबर 2, विभिन्न प्रकार की मदें या वस्तुओं का चुनाव करना जो उचित प्रतिनिधित्व करती हो, हम जो सैंपल लें, जो प्रतिदर्श लें। नंबर 3, मूल्य उद्धरण, आधार वर्ष क्या होगा, उसके अनुरूप वर्षों में मूल्यों में क्या परिवर्तन होगा। और नंबर 4, आधार का चुनाव और सूचकांकों का निर्माण। जो आधार वर्ष होगा उसमें कौन सी वस्तुएं ली गई और आधार वर्ष की सभी मान्यताओं को पूरा करे और उनके अनुरूप सूचकांकों का निर्माण किया जाना। नंबर 5, माध्य का चुनाव। हम समांतर माध्य, मध्य का या गुणोत्तर माध्य, किस प्रकार के माध्य का चुनाव करें, यह भी एक समस्या हमारे सामने रहती है। और नंबर 6, भारांकन विधि। इस विधि से जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात करते समय हमारे एक परिवार के उपभोग में शामिल होने वाली विभिन्न वस्तुओं को भार दिया जाता है। ये भार देने की उचित रीति का अभाव होने के कारण एक समस्या हमारे सामने रहती है। अगर हम सरल समूह रीति से सूचकांक की रचना ज्ञात करना चाहें तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जिसमें हमारे सामने वस्तुएं हैं, गेहूं, चना, चावल, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। इसी प्रकार 1982 के मूल्य हमें दिए गए हैं और 1982 को आधार वर्ष मानते हुए 1990, 1994 और 1998 के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों से हमें सूचकांक ज्ञात करने हैं। तो 1982 के मूल्य को आधार वर्ष मानकर इसका योग हमने किया समेशन P0 और
1990 का समेशन P1 करके 1990 का निम्नलिखित सूत्र से हमने सूचकांक ज्ञात किया जो 120 आया। इसका मतलब आधार वर्ष 1982 में जिन वस्तुओं की कीमतें 100 रुपये थी या जो सूचकांक 100 था वो 120 है, अर्थात इसमें 20% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 1994 और 1998 के मूल्यों का योग समेशन P2 और समेशन P3 करके आधार वर्ष वही 1982 के आधार पर हम मूल्यों की गणना कर सकते हैं जो क्रमशः 140 और 160 इंगित होते हैं। एक दूसरी विधि जिसमें मूल्यानुपातों के माध्यम से हम सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं, वर्ष 1988, 1990, 1992, 1994, 1996 और 1998 में दिए गए हैं और मात्रा क्विंटल के अंदर में 400, 500, 450, 550, 650 और 1050 में दी गई। पहले हमने इसमें मूल्य अनुपात ज्ञात किया जिसको हम R से प्रकट करते हैं और मूल्य अनुपात आधार वर्ष, पहले एक वर्षीय आधार लिया 1988 को आधार वर्ष 100 मानकर, उसके आधार पर हमने विभिन्न वर्षों के मूल्य अनुपातों की गणना कर ली और मूल्य अनुपातों की गणना करते समय विभिन्न वर्षों के जो मूल्य थे इनमें आधार वर्ष के मूल्य 1988 के मूल्य 400 का भाग दिया गया और गुणा 100 करके हमने मूल्य अनुपात ज्ञात किया। इसी प्रकार यदि एक आधार वर्ष की बजाय हमें औसत मूल्य को आधार मानने के लिए कहा जाए तो हम 1988, 1990 इसी प्रकार 1998 तक के जो मूल्य हैं इनका योग करके और इनका औसत लेकर आधार वर्ष मानकर उस आधार वर्ष जो हमने औसत मूल्य आधार हमारे पास 600 आया, इसका इन संबंधित मूल्यों में भाग देकर और प्रतिशत रूप में बदल के मूल्य अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की उपयोगिता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की सहायता से एक वर्ग के व्यक्तियों के रहन सहन के व्यय में होने वाले परिवर्तनों का पता चल जाता है। इसके आधार पर मूल्य नियंत्रण करके आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा सकती है, जैसा कि सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से करती है। विभिन्न कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और न्यूनतम मजदूरी आदि की रकम भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निश्चित की जाती है। अतः ये सूचकांक बहुत उपयोगी है। सरकार विभिन्न वेतन आयोग की जो नियुक्ति करती है और सरकार वेतन और भत्तों में जो वृद्धि करती है, इसके लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपयोगी रहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की रचना में भी इनकी उपयोगिता के साथ साथ कुछ कठिनाइयां हैं। नंबर 1, जीवन स्तर में अंतर, कि लोगों का जीवन स्तर एक सा नहीं होता है और उपयोग होने वाली वस्तुएं भी एक समान नहीं होती है। नंबर 2, व्यय के अनुपात में अंतर, विभिन्न परिवारों का व्यय एक समान नहीं होता है, उसके में अंतर रहता है। उपभोग की वस्तुओं में अंतर, जैसा कि हमने अभी इस पर डिस्कस किया कि वस्तुएं एक प्रकार की नहीं होती है। नंबर 4, फुटकर मूल्यों में अंतर, थोक मूल्यों में थोड़ी बहुत समानता पाई जाती है लेकिन फुटकर मूल्यों में स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन रहते हैं। अतः इसके आधार पर सूचकांकों की रचना करने में एक महत्वपूर्ण कठिनाई आती है। अब अगर हम सूचकांकों की अपस्फीति ज्ञात करना चाहें, मूल्य या निर्वाह व्यय में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल आय या मजदूरी आदि के सूचकांकों में संशोधन करने की क्रिया सूचकांकों की अपस्फीति या मूल्य परिवर्तन के लिए समायोजन कहलाती है। इस प्रकार के संशोधन द्वारा नगद मजदूरी से वास्तविक मजदूरी या नगद आय से वास्तविक आय ज्ञात की जाती है। वास्तविक आय ज्ञात करने के लिए जो मौद्रिक आय है उसमें मूल्य सूचकांक का भाग दिया जाएगा और उसको प्रतिशत में बदला जाएगा ताकि ये पता चले कि वर्तमान में जो आय प्राप्त कर रहे हैं उसकी वास्तविक उसका मूल्य क्या है। इसी प्रकार एक श्रमिक की मौद्रिक मजदूरी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से भाग देकर प्रतिशत में बदलकर उसकी वास्तविक मजदूरी या उसकी क्रय शक्ति को ज्ञात किया जा सकता है। सूचकांकों में एक महत्वपूर्ण सूचकांक है फिशर का आदर्श सूचकांक। अन्य सभी भारित सूचकांक जो हमने लिए जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में, उनका दोष था कि उनकी रचना में आधार वर्ष में स्थिर भारों का प्रयोग किया गया और वही वस्तुओं और सेवाएं आगे चलकर प्रचलित वर्ष में ली गई, जबकि परिवर्तनशील भारों का प्रयोग करना ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने सूचकांकों के 134 सूत्रों का गहन अध्ययन करने के बाद एक आदर्श सूचकांक ज्ञात किया जिसको फिशर का आदर्श सूचकांक कहते हैं। और यह आदर्श सूचकांक प्रचलित वर्ष के मूल्य, प्रचलित वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष के मूल्यों को लेकर और इस प्रकार समायोजित किया गया कि इसको प्रतिशत रूप में ज्ञात करके फिशर के आदर्श सूचकांक से हम ज़्यादा अच्छे परिणाम जो है ज्ञात कर सकते हैं। अतः सूचकांक सरकार की आर्थिक नीतियों में, चाहे वो कृषि संबंधित हो, चाहे उद्योगों से संबंधित हो, चाहे श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी से निर्धारित करने से संबंधित हो, अत्यधिक उपयोगी है। वहीं ये एक व्यवसायी के लिए और एक गृहिणी के लिए भी सूचकांक अत्यधिक उपयोगी हो सकते हैं। थैंक यू।